बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर 8 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स 5 मेन कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज हैं लेकिन हम बेसिकली 5 मेन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, if we define artificial intelligence, its definition is it simulates human thinking and behavior such as ability to learn, to reason and learn. Its ultimate goal is to build a system that can mimic human intelligence. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सिंपल वर्ड में कहें तो हमने कहा मशीन है। मशीन्स काम करती है, बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रही होती हैं, इंसानों की तरह बिहेव, थिंकिंग, उनकी जो थिंकिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड रीजनिंग होती है, रीजन की बेस पे वो थिंक कर रहे होते हैं। बेसिकली इंसानी सोच की एक नकल कर रहे होते हैं। जैसे इंसान काम कर रहे होते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वैसे मशीन्स का काम करना। अल्टीमेट गोल की अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हैं। गोल इनका ये कि ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना जो एग्जैक्ट मिमिक हो ह्यूमन इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जो मशीन्स को बताते हैं किसी भी आंसर को कैसे फिगर आउट करना है या किसी भी इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है। एल्गोरिथम्स बेसिकली सेट होते हैं, रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म या कंप्लीट करने के लिए। जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन के अंदर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में जो चीज़ उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही होती है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर दिया है अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी वो इससे फैसिलिटेशन लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने में। If we talk about the commercial application of artificial intelligence, तो intelligent systems basically it's a commercial application of artificial intelligence. इसमें सेंसर इंक्लूडेड है, सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है, डिवाइसेस इंक्लूडेड है जो ह्यूमन कैपेबिलिटी को इन्हांस करती हैं। ये बेसिकली एक्सपीरियंस से अंडरस्टैंड करती हैं, एम्बिगुअस सिचुएशन को, इंफॉर्मेशन को सेंस कर सकती हैं और इवन ये रीजनिंग पर्पस यूज़ करती हैं किसी भी प्रॉब्लम या डिसीजन मेकिंग को सॉल्व करने के लिए इफेक्टिवली। इंटेलिजेंट सिस्टम डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होता है। फैक्ट्रीज में भी इसको यूज़ करते हैं आपके अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करने के लिए। ये इक्विपमेंट को मोनिटर कर रहा होता है, मशीन्स को मोनिटर कर रहा होता है। जैसे ही कोई प्रिवेंटिव एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो ये सिग्नल ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम पहले एक मशीन को वर्कर रिक्वायर्ड होते थे, एक मशीन को चलाने के लिए अगर 10 लोग पहले रिक्वायर्ड होते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसी मशीनें मतलब अब बन गई हुई हैं, फैक्ट्रीज में ऐसी मशीनरी इंस्टॉल की होती है कि आप सिर्फ उस पर इंस्ट्रक्शंस डालते हो, मशीन ऑटोमेटिकली काम करते हैं, किसी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉयज़ नहीं रिक्वायर्ड होते हैं। और जब भी कोई उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं तो वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है और अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। Machine learning is a type of artificial intelligence that enable computer to both understand concept in environment and also to learn. अगर आप पुराने कंप्यूटर्स की बात करें, पुराने सिस्टम की बात करें तो उनको या रिबोर्ड्स की बात करें तो उनमें प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल करना पड़ता था। वो इन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो इनमें इंस्ट्रक्शंस एडअप की जाती थी उनके अकॉर्डिंगली काम करते थे। ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या लर्न नहीं कर पाते थे। लेकिन मशीन लर्निंग की वजह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो टाइप है जिसने कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली लर्निंग अनेबल कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली लर्निंग कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जबकि प्रीवियस कंप्यूटर या रिबोर्ड्स में ये मुमकिन नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस टाइप को थोड़ा स्केरी भी कंसिडर किया जाता है, इस वजह से कि ये कंसिडर किया जाता है, ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसे रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे रिपोर्ट आ जाएंगे कि जो विच विल बी मोर स्मार्टर देन ह्यूमन। तो इस वजह से इस टाइप को थोड़ा स्केरी भी कंसिडर किया जाता है। मशीन लर्निंग की वजह से सिस्टम्स या कंप्यूटर्स की लाइफ बहुत इंप्रूव हो गई है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। मशीन लर्निंग की बेसिकली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली मशीन दैट कैन स्टिल मेक देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड पास सेट ऑफ डाटा। ये इसमें जो इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल की जाती हैं मशीन्स में डाटा ऐड किया जाता है या और रीजनिंग सिस्टम के बेस पे ये मशीन्स काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सिस्टम है
वो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। आजकल मार्केट में जितने भी हैं वो यही यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर करती है फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वर्क टुवर्ड प्रोवाइडिंग ब्रेन लाइक पावर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। In effect, it work to make machine as intelligent as human. Basically, strong artificial intelligence machines को capable करते हैं कि वो लोगों इंसानों की तरह काम कर सके। ब्रेन पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंसान थिंकिंग लर्निंग एबिलिटी होती है उसी की तरह उनको यूज़ करते हो, या इंसानों ही की तरह सोच के काम करने की एबिलिटी को यूज़ करते हैं, उस तरह काम करते हैं। बेसिक पर्पस क्या है कि मशीन्स को ये इतना ही इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं जितना कि इंसान है। बेसिक इसका पर्पस यही है, ये काम भी वैसे ही कर रही है कि जैसे इंसान काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये फील्ड बिल्कुल मशीन उसी तरह ही काम करती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, तो कहते हैं कि जो बेनिफिट इससे ऑब्टेन हुए कि आपकी डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई है, कंसिस्टेंसी आ गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इनकम्प्लीट अगर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होंगी तो उसके साथ भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में जहाँ पे पास जो पुराने कंप्यूटर्स थे, कन्वेंशन कंप्यूटर्स है, वो उनको कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को डील नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर दिया है। आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस की वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन हम 5 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज एक्सपर्ट सिस्टम, नंबर 2 इज न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम, इंटेलिजेंट एजेंट एंड वर्चुअल रियलिटी। अब इनको एक एक करके इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड एडवाइजरी प्रोग्राम दैट इमिटेट द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपर्ट इन सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ये एडवाइजरी प्रोग्राम होते हैं जो आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में या डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे एडवाइस प्रोवाइड कर रहे होते हैं रीजनिंग के साथ। इन सिस्टम में क्या होता है, नॉलेज बेस इंक्लूडेड होती है जिस पर डिफरेंट वेरियस एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया जाता है। रूल्स भी होते हैं, सेट ऑफ रूल्स भी शामिल होते हैं कि इस नॉलेज बेस को आप हर पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे कॉमन फॉर्म है। बिजनेस एरिया में इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज इसको तब यूज़ किया जाता है जब आपको ह्यूमन एक्सपर्ट फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही हो, उनको रिटेन करने में डिफिकल्टी आ रही हो, ये ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े होते हैं, तो उस गैप को फिल अप करने के लिए और जो बिजनेस हैं एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं एडवाइस लेने के लिए। डिफिकल्ट सिचुएशन में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम मेडिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली केस बेस्ड रीजनिंग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि अगर कोई भी नई प्रॉब्लम अराइज आउट हुई है तो उसको पास्ट में अगर उससे सिमिलर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई थी, उसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया गया था, उस सोल्यूशन को बेस बना के ये न्यू जो प्रॉब्लम अराइज होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। Case based reasoning is a method whereby new problem are solved based on the solution from the similar case solved in the past. केस बेस्ड रीजनिंग की अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज हमने कहा एक ऑटो मैकेनिक है जो किसी भी गाड़ी के इंजन को जब उसको फिक्स करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसके माइंड में क्या होता है, बेसिकली वो उसने उसी मॉडल की अगर कोई और कार देखी होगी, उसके इंजन को फिक्स किया होगा, उसकी सिम्टम्स को माइंड में रखते हुए इस इंजन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है उन सिम्टम्स के बेस पे। बेसिकली वो केस बेस्ड रीजनिंग यूज़ कर रहा होता है कि पास्ट में उसने जो भी गाड़ी ठीक की होगी, इंजन ठीक किया होगा, उसको बेस बना के वो जो अब नई गाड़ी उसके पास आई है, इंजन ठीक होने के लिए है, उसको ठीक कर रहा होता है। द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू सी, उसको कहते हैं इज कॉल्ड मशीन विजन। हो क्या ना कंप्यूटर सी, बेसिकली कंप्यूटर कैसे किसी भी डाटा को या इमेज को कैसे देख सकता है, हमने कहा बाय डिजिटाइजिंग एन इमेज, डाटा का प्रोसेस करते हुए सम काइंड ऑफ एक्शन लेता है। मशीन विजन बेसिकली डाटा कैसे कैप्चर करते हैं, इसमें कैमरा यूज़ करते हैं, वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं डाटा को कैप्चर करने के लिए, और वो डाटा फिर अपने रिमोट कंट्रोलर को भेज देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मशीन विजन
मशीन विजन को यूज़ किया जा सकता है हैंड राइटिंग के आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और करेंसी इंस्पेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। मशीन विजन में दो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं, एक है सेंसिटिविटी और द सेकंड वन इज रेजोल्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट द sensitivity is the ability of machine to see in dim light or to detect weak impulses at invisible wavelength, while the machine vision resolution is the extent to which a machine can differentiate between different objects. सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन आर इंटरडिपेंडेंट। अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देंगे तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, और अगर रेजोल्यूशन कम कर देंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इट इज बेसिकली अ कैटेगरी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अटेम्प्ट टू एम्यूलेट द वे ह्यूमन ब्रेन वर्क। ये ऐसे काम करने की कोशिश करती है जैसे इंसानी दिमाग काम कर रहा होता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है, उन्हें पैटर्न एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स उन डाटा में आपस में कैसे रिलेटेड है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। जब हमारे पास कोई रूल्स अननोन हो, लॉजिक अननोन हो कि डाटा आपस में कैसे रिलेटेड है, हमारे पास लॉजिक नहीं हम बता सके, ये रूल नहीं है कि एक डाटा दूसरे डाटा से या इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड है, तो तब न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, ये तो सबसे पहले ये नए सर्कमस्टांसेस, नई सिचुएशन में या नई सर्कमस्टांसेस में खुद को एडजस्ट कर लेता है, लर्न कर लेता है उनको इजीली। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट फंक्शनिंग नहीं अवेलेबल या वेल स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, न्यूरल सिस्टम फिर भी काम करता है। ये लीनियर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है, रिग्रेशन बेसिस पे काम कर रहा होता है। इफ वी टॉक अबाउट के न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में यूज़ की जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा फाइनेंस इंडस्ट्री में यूज़ करती है, जो इसकी न्यूरल टेक्नोलॉजी की नेटवर्क की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ कर रही होती है, कर रही हैं पिछले 2 डेकेड्स इसको यूज़ कर रही हैं। न्यूरल सिस्टम को लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए यूज़ करती हैं, पैटर्न क्रिएट करने के लिए यूज़ करती हैं, एप्लीकेंट के जो प्रोफाइल्स हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए, आइदर कि इसका लोन अप्रूव्ड होगा या डिनाइड किया जाएगा, तो यो उसको यूज़ करती हैं बेसिकली। अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें, फाइनेंस इंडस्ट्री में सिटी बैंक ने यूज़ किया था न्यूरल नेटवर्क सिस्टम को फाइनेंशियल मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टॉक मार्केट या स्टॉक डाटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज किया था, एग्जामिन किया था, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने फाइंड आउट की थी, जिन्हें मार्केट इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। मार्केट इनएफिशिएंसी ये होती है कि मार्केट जो होती है, मार्केट में जो मार्केट होती है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को फौरन, मार्केट जो होती है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को फ़ौरन रिएक्ट नहीं करती है, और जब उनको जब तक वो रिएक्ट करती है उनके दरमियान जो गैप आ जाता है उनको एफिशिएंसी कहते हैं। उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके, कंपनीज यूज़ करके बेनिफिट अर्न कर सकती हैं, वो जो गैप आइडेंटिफाई हो जाता है। बेसिकली इन्होंने जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सिटी बैंक ने क्या किया था, इन्होंने इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया था। एफिशिएंट मार्केट वो होती है जो हर इन्फॉर्मेशन को क्विकली रिस्पॉन्स करती है, और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो उस जो चेंज आया होता है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इन्होंने क्या देखा था कि जब IBM का स्टॉक ऊपर जाता है तो यूनिसेस का भी स्टॉक सेम ऊपर ही जाता है, या जब US ट्रेजरी बिल 1 सेंट जापान में डिक्रीज करता है तो यूनाइटेड स्टेट में भी वो उतना ही डिक्रीज करता है। तो इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सिटी बैंक ने बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एज अटेन किया था फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम की बेस पे उन्होंने 2 चीज़ें देखी कि जब भी एक का स्टॉक ऊपर गया ऑटोमेटिकली कि दूसरी कंपनी का स्टॉक भी ऊपर ही जाएगा। रिलेटेड थे ना, को रिलेटेड थे। जब उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ, एडवांटेज भी किया। डिफरेंट और कंपनीज भी हैं जिनको यूज़ करती हैं, वीज़ा, अमेरिकन एस्पेक्ट जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो भी न्यूरल नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करती हैं अपने जो इंडिविजुअल के अकाउंट्स होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के लिए उनको यूज़ करती हैं, और ताकि वो फ्रॉड को फॉलोअप कर सके। कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होगी, अगर एम्प्लॉय का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो तो उसको फौरन आइडेंटिफाई किया जाता है और फ्रॉड से बचा जाता है। वीज़ा कंपनी ने न्यूरल सिस्टम की हेल्प मदद से अपने $50 मिलियन एनुअली सेव करता है फ्रॉड से बचने, इसको यूज़ करके इतने वो सेव कर रहा होता है, फ्रॉड से बचा रहा होता है इसको।
इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको यूज कर सकती हैं. नेक्स्ट वन इज दैट जेनेटिक एल्गोरिथम. A genetic algorithm is an artificial intelligence system that mimics the evolutionary survival of the fittest process to generate increasingly better solution to a problem. Basically ये क्या काम कर रहा होता है, ये different possible solutions जो भी available होते हैं किसी particular problem को solve करने के लिए, उनको आपस में evaluate कर रहा होता है और best possible solution जो होता है उसको find out करने की कोशिश करता है. Genetical algorithm is essentially an optimization system होता है. ये फाइंड आउट करता है बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जो बेस्ट आउटपुट दे सके, कम्बिनेशन फाइंड आउट करता है. म्यूटेशन इज द प्रोसेस विद एन जेनेटिक एल्गोरिथम ऑफ रैंडमली ट्राइंग कम्बिनेशन एंड एवेल्युएटिंग द सक्सेस ऑफ द आउटकम. बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये डिफरेंट कम्बिनेशन लेता है इनपुट से जिनको उनको आपस में अफेक्ट कराता है और देखता है कि आउटकम्स पे उसके क्या अफेक्ट हैं, आउटकम्स उनके क्या आएंगे, उनका वैल्यूएशन क्या है, सक्सेस होंगे या फेलियर्स होंगे उनके. जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली बेस्ट सूटेड होता है उन ऑर्गेनाइजेशन या उन एनवायरनमेंट में, ये सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों. 1000 या इवन मिलियन ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो वहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. ये क्या करता है, हर प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन है उनको एवेल्युएट करता है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ, मोर देन फास्टर और मोर देन अ ह्यूमन, थोरली उनको करता है. अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सपोज आप कहें 100 सोल्यूशन अवेलेबल है तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए हर सोल्यूशन को दूसरे के साथ एवेल्युएट करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है. लेकिन जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता. आप डिसीजन बेटर लिए और इजीली कर सकते हो, विद इन फ्यू टाइम आप ये जा सकते हैं. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, प्रॉब्लम डिफरेंट अराइज होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही होती है कि उन प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमली सॉल्व किया जा सके, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जा सके. तो वो जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज़ करती हैं. एक एग्जांपल की अगर बात करें तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी से यूज़ कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए किस प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए. सपोज अगर कंपनी के पास 4 प्रोजेक्ट है A, B, C और D और कंपनी चाह रही है कि कोई एक कम्बिनेशन बनाए 2 प्रोजेक्ट का ताकि ऑप्टिमाइजेशन लेवल अचीव किया जा सके, मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन किया जा सके. तो उन चारों प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करने में जो उनको हेल्प आउट करेगा वो जेनेटिक एल्गोरिथम है. इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी इसको यूज़ करती हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन वगैरह करने के लिए. टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी इसको यूज़ कर रही होती हैं. द नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट एजेंट. जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट है एजेंट, हमने कहा एजेंट वो लोग होते हैं जो दूसरों के बिहाफ पे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. इंटेलिजेंट एजेंट बेसिकली एक स्पेशल पर्पस नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है अपने यूजर के बिहाफ पे, उनको कंप्लीट कर रहा होता है. इंटेलिजेंट एजेंट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, जो भी उनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है शॉपिंग बोर्ड. शॉपिंग बोर्ड इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जो एवेल्युएट करते हैं डिफरेंट रिटेलर जो भी ऑफरिंग दे रहे हैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उन सब की ऑफरिंग को उनके प्राइस से रिलेटेड, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड एवेल्युएट करते हैं और डाटा प्रोवाइड करते हैं. बेस्ट एवेल्यूशन के बाद उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ये मेजॉरिटी ऑफ कंपनी की इंटरनेट बाइंग और सेलिंग को भी हैंडल कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को भी डील कर रहे होते हैं. और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प इसका जो एक एप्लीकेशन है इंटेलिजेंट एजेंट की, वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग या कंपेटिटिव इंटेलिजेंस भी करता है. ये क्या करते हैं, आपके कंपेटिटर की वेबसाइट को कंटिन्यूसली स्कैन करते रहते हैं और जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अकर होता है तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं. इंटेलिजेंट एजेंट बेसिकली इनके पास कैपेबिलिटी होती है, द सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल ऑल सप्लाई चेन बाइंग एंड सेलिंग को भी ये हैंडल कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज वर्चुअल रियलिटी. Virtual reality is a computer simulated environment that can be simulation of a real world or imaginary world. Virtual reality is a fast-growing area of artificial intelligence that had its origin in effort to build a more natural, realistic, multisensory human-computer interface. Virtual reality की वजह से टेली प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट मिली है कि कोई भी शख्स जो यूज़र है virtual reality का, वो कहीं भी दुनिया में बैठ के
वर्चुअल रियलिटी सिस्टम को यूज़ करते हुए काम कर सकता है, किसी रिमोट एरिया के साथ, रिमोट साइट के साथ कनेक्ट हो सकता है। टिपिकली वर्चुअल रियलिटी जब आप यूज़ करते हो तो इसने तो आप अपना टास्क कहीं भी बैठ के इसको परफॉर्म कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, तो आज इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सर्जरी में वर्चुअल रियलिटी को अगर इसके बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें तो हमने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, सर्जन जो और पेशेंट होते हैं, सपोज वो दुनिया के दो मुख्तलिफ कोनों पे बैठे होते हैं, लेकिन डिफरेंट इक्विपमेंट, रिमोट इक्विपमेंट यूज़ करके सर्जरी, जो सर्जन्स होते हैं वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Augmented reality is the viewing of physical world with computer generated layers of information added to it. गूगल ग्लास ये गूगल ने डेवलप किया था। इट्स बेसिकली अ वेयरेबल कंप्यूटर जो यूज़र को ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को यूज़ करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन और इन्फॉर्मेशन जो आपको डिस्प्ले हो रहा होता है वो स्मार्टफोन फॉर्मेट में हो रहा होता है, जैसे हैंड फ्री टाइप फॉर्मेट में हो रहा होता है। Virtual workplace बेसिकली वर्क प्लेस होती है एनवायरमेंट विच दैट इज नॉट लोकेटेड इन एनी फिजिकल स्पेस में, कोई लोकेटिंग नहीं होती। ये ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही लोकेटेड होते हैं। सेवरल प्लेसेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आप किसी पार्टिकुलर साइट पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस कोई नहीं बने होते फिजिकल ऑफिस, सारा काम ऑनलाइन इंटरनेट पे ही हो रहा होता है इसमें। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी बेसिकली ये दो साइड हैं सेम कॉइन की। ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को रियल इन्वायरमेंट में स्टिमुलेट करने की कोशिश करती है, जबकि वर्चुअल रियलिटी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है रियल जो इनहेबिट्स के लिए ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। और जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट यूज करती है रियल इन्वायरमेंट में। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।